बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आर्किटेक्चर के अंदर मल्टीटास्किंग को देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल टास्क, मल्टीपल प्रोग्राम जो हैं वो एट द सेम टाइम जो है वो चल रहे होते हैं। आज जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, हमारा काम और टारगेट यही है कि कम से कम टाइम के अंदर हमारा मैक्सिमम काम हो, मल्टीपल प्रोग्राम्स को एट द सेम टाइम हम रन करें और मल्टीपल एग्जीक्यूशन को हम जो है वो अपने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर या डिस्प्ले करवा सकें। सो मल्टीटास्किंग यही है कि एट द सेम टाइम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करना। सो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम, मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन within the same program. Scheduler utility assigns a given amount of CPU time to each running program. कल लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने एक बात की थी कि हमारे पास हर काम CPC के ऊपर होता है, क्लॉक पर साइकिल के ऊपर काम हो रहा होता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम या हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास काम ही क्लॉक पर साइकिल के ऊपर काम करे, इट्स मीन हम टाइम डिपेंडेंट हैं। सो जितना भी काम होगा एक प्रोग्राम को अपनी एग्जीक्यूशन तक जाने में, वो तमाम के तमाम टाइम को हम कंसीडर कर रहे होते हैं और वो तमाम का तमाम टाइम हमारा CPU टाइम जो है वो कंज्यूम कर रहा होता है कि कितना एक प्रोसेस को कंपाइल होने में एक जो है टाइम लगा, एग्जीक्यूशन टाइम। सो रैपिड स्विचिंग ऑफ टास्किंग के अंदर हमारे पास बात आती है, गिव इल्यूजन दैट ऑल प्रोग्राम आर रनिंग एट वंस, द प्रोसेसर मस्ट सपोर्ट टास्क स्विचिंग, स्केजुलिंग पॉलिसी, राउंड रॉबिन एंड प्रायोरिटी। ये हमारे पास सारी जो है वो स्विचिंग के बारे में आ जाता है कि किस तरह से हमारे पास एट द सेम टाइम जो है प्रोग्राम रन हो रहे हैं, प्रोसेसर किस तरह से टास्क स्विचिंग करता है, स्केजुलिंग किस तरह से हो रही है। ये तमाम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट हैं जहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास प्रोसेसेस के दरमियान स्केजुलिंग किस तरह से हो रही है, टेक्निक्स अब सॉर्ट किस तरह, इनकी सॉर्टिंग किस तरह से होगी, इन्होंने एट द एंड एग्जीक्यूशन की तरफ किस तरह से जाना है, कौन पहले जाएगा कौन बाद में, उसके लिए राउंड रॉबिन हमारे पास टेक्निक आ जाती है। देन प्रायोरिटी कि प्रायोरिटी वाइज अगर मूव करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक करना है, तो वो तमाम चीज़ें हम यहाँ देखते हैं। कैशे क्या होती है हमारे पास, हम जब रैम की बात करते हैं, दो तरह की मेमोरी हमारे पास बेसिकली होती है, रैम एंड रोम। रैम की आगे से फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, SRAM एंड DRAM, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम जो हमारे पास होती है वो हमारे पास कैशे मेमोरी के तौर पे यूज़ हो रही होती है। अब स्टैटिक है बाय द टाइम बीइंग, यूज़र ने कुछ भी इनपुट किया और हमें मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। हमने लास्ट लेक्चर में एक बात डिस्कस की थी कि कुछ भी चीज़ जब उसने इनपुट की तरफ जाना है तो उसको प्रोसेसिंग के लिए लोड होना पड़ता है मेमोरी में, क्योंकि उसने कहीं ना बैक सपोर्ट के ऊपर उसको सपोर्ट चाहिए जिसकी बेस के ऊपर उसने लोड होना है। इसी तरह डायनामिक रैम है, डायनामिक रैम के अंदर बफरिंग की बातें आ जाती हैं कि बफर्स किस तरह क्रिएट हो रहे हैं, मेन मेमोरीज किस तरह से आ रही हैं, वो तमाम चीज़ें डायनामिक रैम के अंदर हमारे पास इंक्लूड होती है। CPU मेमोरी गैप की बातें करें तो फिर अगेन हमारे पास साइकिल्स की बात आ जाती है, क्योंकि हमारा CPU पूरे का पूरा जो है वो अपने क्लॉक साइकिल के ऊपर घिरा हुआ है। और इसके अलावा जब भी हम बातें करते हैं CPU मेमोरी की, तो वहाँ पर एक तो मेमोरी इन्वॉल्व हो जाती है, दूसरा एक्सेस टाइम कि कितना एक्सेसिंग टाइम है, चीज़ को हम कितनी देर में जो है वो जो है एक्सेस कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें उसके अंदर हमारी मेमोरी इन्वॉल्व हो जाती है। रजिस्टर भी होते हैं, मेमोरी की जो भी टाइप सारी होती हैं वो सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, दैट इज़ रजिस्टर, कैशे एंड मेमोरी, जो भी हमारे पास ये यूटिलाइज हो रही होती हैं। सो मेमोरी की हायरार्की को देखें तो सम फंडामेंटल एंड ड्यूरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डेफिनेटली जी हमारे पास मेमोरी की हायरार्की के अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। फास्ट स्टोरेज टेक्नोलॉजीज कोस्ट मोर पर बाइट, हैव लेस कैपेसिटी एंड रिक्वायर मोर पावर, द गैप बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी स्पीड इज वाइडनिंग। एग्जैक्टली जी, वेल रिटन प्रोग्राम्स टेंड टू एग्जिबिट good locality. They suggest an approach for organizing memory and storage system known as memory hierarchy. अब हमारे पास मेमोरी की हायरार्की कहलाती क्या है कि हम ऑर्गेनाइजेशन करें, किसने पहले सपोर्ट करना है, कैशे पहले आएगी, रजिस्टर्स पहले आएंगे, क्या चीज़ पहले आएगी, मीन्स हम अपनी मेमोरी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बना लें, ऑर्गेनाइजेशन या अरेंजमेंट्स बना लें और उनको एक रूल्स के तहत डिफ़ाइन कर दें, दैट इज़ योर मेमोरी हायरार्की। सो दिस इज़ द हायरार्की ऑफ योर मेमोरी सिस्टम। किस तरह से हमारे पास
बॉटम टू टॉप कह लें या टॉप टू बॉटम कह लें कि किस तरह से हमारे पास मेमोरी जो है वो डिवाइड हुई है। सबसे पहले रजिस्टर है, देन कैशे ऑन चिप है, देन ऑफ चिप कैशे आ जाती है, फिर डायनामिक रैम आ जाती है, देन हमारे पास वर्चुअल मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज की बातें आ जाती हैं। सो ये एक हमारे पास मेमोरी हायरार्की है जो हमारे पास बेसिकली यूटिलाइज हो रही है। अगर रीडिंग करना चाहें मेमोरी से, हम रीडिंग करना चाह रहे हैं तो किस तरह से करते हैं? मल्टीपल मशीन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड व्हेन रीडिंग फ्रॉम मेमोरी। एग्जैक्टली जी, हम किसी चीज़ को रीड करना चाह रहे हैं मेमोरी से तो मल्टीपल मशीन साइकिल चलेंगे, क्योंकि एक साइकिल के अंदर काम नहीं होगा। एक इंस्ट्रक्शन है मेमोरी के अंदर पड़ी है, उसने मेमोरी में लोड होना है, उसने एग्जीक्यूट होना है, और वो उस डिपेंड करता है कि उस जो इंस्ट्रक्शन है उसका साइज़ क्या, अगेन फिर इन चीज़ों की आ जाएगी। बिकॉज इट रिस्पॉन्ड मच मोर स्लोली देन द CPU। फॉर एग्जांपल 33 मेगाहर्ट्ज़। द वेस्टेड क्लॉक साइकिल्स आर कॉल्ड वेट स्टेट्स। एग्जैक्टली जितना हमें वेट करना पड़ता है चीज़ की एग्जीक्यूशन होने में, दैट इज़ कॉल्ड वेट स्टेट। अब जो हमारे पास ये पेंटियम 3 कैशे मेमोरी को बताया जा रहा है कि किस तरह से हमारे पास मेमोरी में चीज़ें आती थी, जाती थी, और किस तरह से हम मेन मेमोरी तक एक्सेसिंग कर रहे थे। रजिस्टर से शुरू होकर L1 तक गए। L1 के अंदर भी हमारे पास 4 वेज एसोसिएट हुए होते हैं। देन L1 इंस्ट्रक्शन के अंदर, L1 डाटा से फिर L1 इंस्ट्रक्शन के अंदर, एंड देन L2 यूनिफाइड हमारे पास आ जाती है, एंड देन लास्ट के ऊपर मेन मेमोरी के ऊपर काम हो रहा होता है। मीन्स प्रोसेसर से स्टार्ट होते हैं एंड हम राइट बैक चले जाते हैं मेन मेमोरी के ऊपर। कैशे मेमोरी की बात कर लेते हैं। हाई स्पीड एक्सपेंसिव स्टैटिक रैम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द CPU। एग्जैक्टली कैशे मेमोरी फास्टेस्ट होती है। लेवल 1 लेवल 2 इसके कैटेगराइजेशन हुई होती है। लेवल 1 इनसाइड CPU होती है, लेवल 2 आउटसाइड द CPU होती है। देन कैशे हिट आ जाती है व्हेन डाटा टू बी रीड इज़ ऑलरेडी इन कैशे मेमोरी। कैशे हिट क्या है कि ऑलरेडी एक डाटा हमारे पास कैशे के अंदर पड़ा था, हम उसको जो है रीड करना चाह रहे हैं। और कैशे मिस क्या होती है? व्हेन डाटा टू बी रीड इज़ नॉट इन कैशे मेमोरी व्हेन कंपल्सरी कैपेसिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। सो कैशे मिस क्या होती है कि कैशे मेमोरी से वो निकल चुका है, या सेशन ओवर हो चुका है, या टाइम ओवर हो चुका, और वो कैशे से चीज़ निकल चुकी थी और हम उस चीज़ को एक्सेस करना चाह रहे हैं। सो उसको रीलोड होना पड़ेगा कैशे के अंदर, एंड देन उसके इश्यूज आगे आ जाते हैं। कैशे डिज़ाइन क्या है? कैशे डिज़ाइन के अंदर कैशे साइज़ की बातें आ जाती हैं, उसकी ब्लॉकिंग की बातें आ जाती हैं, बफरिंग की बातें आ जाती हैं, रिप्लेसमेंट पॉलिसी की बातें आ जाती हैं जी हमारे पास। कैशे की जो हायरार्की है हमारे पास वो कुछ इस तरह से मेमोरी के अंदर। कैशे की हायरार्की को अगर हम देखें तो मेमोरी के अंदर इस तरह से हमारे पास एक हायरार्की चल रही होती है कि स्मॉलर, फास्टर, मोर एक्सपेंसिव डिवाइसेस एट लेवल के कैशेज अ सबसेट ऑफ ब्लॉक्स फ्रॉम लेवल K+1। अब हमारे पास लेवल की बात की जाए तो लेवल के ऊपर आप देखें कि हमारे पास लेवल्स क्या थे। ब्लॉक्स बने हुए हैं, हर एक वैल्यू इंडिपेंडेंटली पड़ी है और हमारे पास ब्लॉक्स के अंदर काम हो रहा है। हमने इसीलिए कहा सबसेट ऑफ ब्लॉक्स फ्रॉम लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम एट लेवल के। कैशे इज अ सबसेट ऑफ ब्लॉक फ्रॉम लेवल K+1। मीन्स लेवल के से स्टार्ट हुए और K+1 तक हम जा रहे हैं। किस तरह से जा रहे हैं? हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज जो पड़ी हैं वो हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर पड़ी हैं। डाटा इज कॉपीड बिटवीन लेवल इन ब्लॉक साइज ट्रांसफर यूनिट। लार्जर, स्लोअर, चीपर स्टोरेज डिवाइस एट लेवल K+1 इज पार्टीशन इनटू ब्लॉक्स। यही काम हमने किया। K+1 जाने में हमने उनको ब्लॉक्स के अंदर शिफ्टिंग कर दिया। ये हमारे अगेन वही बातें आ गई कि किस तरह से कैशे के कॉन्सेप्ट्स को देखा जाए। सो ये हमारे पास कैशे हिट क्या होती है हम आगे देख चुके हैं। सो ये एग्जांपल गिवन है कि कैशे हिट किस तरह से है और कैशे मिस किस तरह से आ रही है हमारे पास। सो आई थिंक दैट्स ऑल from today's lecture. Hope so you understand. If you have any query about this lecture, you can freely ask to me. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.